बोंडे। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज त्रिभुवन सहकारिता विधेयक विद्यापीठ का विधेयक है, वो विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिनका लक्ष्य सहकार से समृद्धि है और वो पूरा करने के लिए हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित जी शाह, और मैं नाम लेना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के राज्य मंत्री मुरलीधर जी मोहोळ, इन्होंने जो ये बिल लाया है उसका मैं समर्थन करता हूं। और प्रधानमंत्री जी का इतना सहकारिता के ऊपर ख्याल है कि नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 के लिए अभी 6 मार्च 2025 को उन्होंने एक मीटिंग चेयर की, जिसमें सहकारिता मंत्री थे, सहकारिता राज्य मंत्री थे, सेक्रेटरीज थे, और सबसे महत्वपूर्ण कि ग्रामीण की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए और यूथ और महिलाओं को प्रायोरिटाइज करने के लिए कोऑपरेशन पॉलिसी में क्या बदलाव कर सकते हैं और नई पॉलिसी कैसे ला सकते हैं, वो भी सहकार से समृद्धि की। और इस सहकार के समृद्धि की जो पॉलिसी है, इसमें सब कुछ आ रहा है। अभिमान की बात ऐसी है कि जिन्होंने सहकारिता की नींव रखी, ऐसे वैकुंठ जी मेहता रहो या त्रिभुवन जी पटेल रहो, या हमारे महाराष्ट्र में सहकार महर्षि बहुत सारे हो गए, धनंजय जी गाडगी भी हुए, विठ्ठलराव विखे पाटिल हुए, ये सहकार महर्षि, उन्होंने उस वक्त से सहकार से समृद्धि लाने की कोशिश की। और आज त्रिभुवन काका पटेल, इनके नाम से जो यूनिवर्सिटी हो रही है, वो यूनिवर्सिटी सच में उनका सम्मान कर रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को सच में पूछना चाहता हूं कि इतने 70 साल में जिन्होंने अमूल का ब्रांड बनाया, उनका सम्मान करने के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का उनके दिमाग में कभी नहीं आया। ऐका संजयजी राऊत, तुम्हाला आपल्याला जर चांगलं दिसत असेल, सर्वात महत्वाची गोष्ट आपको पता है कि वैकुंठ जी मेहता, इनके नाम से इंस्टीट्यूट बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई कांग्रेस ने, इंस्टीट्यूट बनाया। और आप अभी डिमांड कर रहे हैं कि उसको एफिलिएट कीजिए, उसको यूनिवर्सिटी बनाइए, आपके भी दिमाग में नहीं आया। और कांग्रेस के दिमाग में तो वैकुंठ जी मेहता, इनका भी सम्मान करने का नहीं आया। और पहली बार ये सम्मान मिल रहा है, और ये यूनिवर्सिटी अनोखी है, क्योंकि हमें मालूम है कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी रहती है, सरकार की प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है, लेकिन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स ओन काइंड, ये पहली बार पूरे भारत देश में पहली यूनिवर्सिटी हो रही है। ये सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, कारपोरेट यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका फंडिंग भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर से होने वाला है, इसका फंडिंग भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर से रहेगा। और महत्वपूर्ण बात आपने समझना चाहिए कि ये कोऑपरेशन अभी ग्लोबल करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि स्टेट का सब्जेक्ट है, डेफिनेटली स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन सभी स्टेट में सहकार उतना समृद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि आज सहकार के माध्यम से हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में जाना पड़ेगा, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में जाना पड़ेगा तो नॉलेज, इनोवेशन, रिसर्च और ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार मुक्त सहकार, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें जब हम सहकार में लाएंगे, उसमें टेक्नोलॉजी लाएंगे, उसमें रूल्स और रेगुलेशन टू बिकम ट्रांसपेरेंट लाएंगे, तभी हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के में एंट्री कर सकते हैं। और ये सब चीजों के लिए जो पहल की है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, उसके लिए मैं सहकार मंत्री जी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। सहकार से समृद्धि मोदी गवर्नमेंट का जो स्लोगन है, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने करके रखी है। 63,000 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, पैक्स सब गांव में है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। अब ये पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करना, ये अभी तक हुआ नहीं मोदी जी के पहले।
ये सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, पूरा उसका डाटा लेना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाना, सभी को एक ही सॉफ्टवेयर देना और सभी का जो कार्यभार रहेगा वो पूरे ग्लोबल नेटवर्क में रखना। कितना इन्वेस्टमेंट? 2516 करोड़, 2516 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आपको पता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी हम सिर्फ जानते थे, मैं भी ग्रामीण इलाके से आता हूं, सहकार से ही आता हूं, और हम जानते थे कि सिर्फ खेती का कर्जा देने के लिए रहती थी। स्ट्रक्चर ही बदल डाला। अभी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जनऔषधि भी ले सकती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी पेट्रोल पंप भी ले सकती है, कॉमन सर्विस सेंटर ये भी 30,000 प्राइमरी पैक्स को दिए गए हैं, 5,000 तो जनऔषधि केंद्र है, और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जिसमें खाद भी बेचा जाता और अनाज भी खरीदा जा सकता, वो भी पैक्स कर रही है। यानी 28 काम इनको दिए जा सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इन्होंने, मोदी सरकार ने सर्टिफाइड सीड, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक्सपोर्ट, ये तीनों चीजों को बढ़ाने के लिए एक सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्माण की है, और नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के कारण इसमें तीन प्रकार की निर्माण की है। तो उसके कारण जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, सर्टिफाइड सीड का कर रहे हैं, उनको वहां से हेल्प अच्छी तरह से मिल सकती है। मैं सभापति महोदय, ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बाकी के ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से बहुत सारी डिफरेंट है, क्योंकि बाकी के यूनिवर्सिटी में ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस आता है, फंडिंग कभी कभी मिलता नहीं, आउटडेटेड करिकुलम रहता है जिसका कोई संबंध नहीं रहता जीवन से। लेकिन ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, एक कम्युनिटी ड्रिवन है, यानी स्टेक होल्डर्स जो है ये सोसाइटी में से आ रहे हैं, ये सहकारिता में से आ रहे हैं, ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल है, और सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर से इक्विटी उसमें ली जा सकती है। ये पहली इस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, और इसके डिफरेंसेस बिल्कुल डेफिनेटली समय मिला तो मैं बताऊंगा। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी और कोऑपरेटिव्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसका सबसे बड़ा रोल रह सकता है। देखो, सहकारिता बहुत पहले से आई, लेकिन सहकार क्षेत्र में जो लोग ईमानदार थे, जिन्होंने सोसाइटीज भ्रष्टाचार मुक्त रखी, वो लोग अच्छे से प्रगत हो सके। लेकिन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं रहता था। 112 करोड़ रुपए वार्षिक बजट रहता था। अभी सेंट्रल का बजट 10 गुना है, 1012, और डेयरी सहकार स्कीम 5,000 करोड़ की अलग, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 अलग, उसके लिए अलग से गवर्नमेंट का फंड आ रहा। यानी ये सब चीजें जब हो रही है तब इसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना भी रहती है। यानी सभापति महोदय, सहकार से समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन सहकार से स्वाहाकार नहीं होना चाहिए, और उसके लिए 2023 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो 2002 का था, उसको अमेंडमेंट मोदी जी के सरकार ने लाई है। उसमें दो चीजें होती है, जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस में भी ट्रांसपेरेंसी आती है, आर्थिक व्यवहार में भी ट्रांसपेरेंसी आती है, और उसके वजह से बहुत सारी जो पैक्स थी, बहुत सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो स्टैग्नेंट हुई थी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी तरह से काम करने लगी है। सभापति महोदय, ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी करेंगी क्या? ये करेंगी कोऑपरेटिव लीडरशिप की कैपेसिटी बिल्डिंग। जो नेतृत्व करने वाले उनको ग्लोबल एटमॉस्फेयर मालूम होना चाहिए कि यूएस में, यूके में कोऑपरेटिव में क्या चल रहा है और कमर्शियल कंपनीज में क्या चल रहा है। बेसिकली रूरल से अटैच करने के लिए ये जरूरी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन यह करने के लिए ये यूनिवर्सिटी का बड़ा काम रहेगा।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्किल डेवलपमेंट करना है कोऑपरेटिव में विभिन्न प्रकार के, सिर्फ कृषि के हिसाब से ही नहीं। मुझे दिग्विजय सिंह साहब बोल रहे थे तब आश्चर्य लगा कि उन्होंने बोला कि कृषि मंत्रालय में ये मंत्रालय था। साहब मंत्रालय नहीं था, ये डिपार्टमेंट था, सहकार डिपार्टमेंट था। अब सेपरेट मंत्रालय मिलना, उसको सेक्रेटरी खुद का मिलना, ये बहुत बड़ी बात है कि सहकार मंत्रालय भी मिला, नहीं तो ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रहता था। मोदी जी ने दो इंपॉर्टेंट काम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किए हैं कि एनिमल हस्बेंड्री का भी विशेष मंत्रालय बना दिया, उसका एक मंत्री बना दिया, वैसा ही सहकारिता मंत्री बना दिया और वो भी ताकतवान मंत्री बना दिया। और सहकारिता में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता, हाउसिंग भी आता, एग्रीकल्चर फिशरी भी आती, एनिमल हस्बेंड्री भी आती, इवन घास उगाने वाले भी एग्रीकल्चर अपना यूनिट बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव में ये यूनिवर्सिटी काम करेंगी। भारतीय कोऑपरेटिव संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, उनका कितना ग्लोबल कोऑपरेटिव सेक्टर में स्टेक है वो बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, स्पेशली यूएस, यूरोप और G20 देश जो एशिया के देश है। एंड इंटीग्रेशन विद द नेशनल डेवलपमेंट गोल, हमारा गोल क्या है? विकसित भारत 2047 तक। वो विकसित भारत का गोल निर्माण करने के लिए हमें ये करना बहुत जरूरी है। इंक्रीज बजट एलोकेशन के साथ में पूरा नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन भी सही करना चाहिए, उसको फंडिंग भी करना चाहिए। और टैक्स एग्जेम्पशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 155 में शुगर कोऑपरेटिव मिल जो थी महाराष्ट्र की, 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स उनका बकाया था। यानी सभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, सहकारिता मंत्री अमित जी शाह इनके पास में गए, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स वो शुगर मिल भरते थे तो वो चला ही नहीं सकते थे शुगर मिल। ये 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स पूरा माफ करने का काम माननीय अमित जी शाह इन्होंने किया। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एनसीडीसी के माध्यम से ये कोऑपरेटिव शुगर मिल यह मजबूत करने का काम किया। और 1 करोड़ के ऊपर इनकम के ऊपर जो सरचार्ज लगता था 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, वो 12% से 7% किया। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट फ्रॉम कोऑपरेटिव्स और कंपनी से कंपेयर करके जो 18.5% था वो 15% तक लाया गया। अभी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़ या 1 करोड़ से 3 करोड़ का पैसे बैंक में से निकाल सकती है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स और टीडीएस, वी कैन सी टीडीएस के सिवाय वो निकाल सकती है। अध्यक्ष महोदय, कोऑपरेटिव सेक्टर इतना बड़ा है और उसके माध्यम से अच्छे से समृद्धि हो सकती है। आज संत तुकाराम, महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ संत तुकाराम कहते थे, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत, आणि सर्वजन मिळून, सब जन मिलके हम समृद्ध होंगे, ऐसा उनका कहना था। और वही माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अभी सरकार का, मोदी जी का, अमित जी शाह इनका, पूरे सरकार का एक ही ध्येय है, एक ही विचार है कि बिना सहकार नहीं उद्धार। अंत्योदय और महिलाओं की एक ही पुकार है कि उन्नति का मार्ग है सिर्फ सहकार, समृद्धि का एक ही मार्ग है ज्ञान और तंत्रज्ञान युक्त संपन्न पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट सहकार। इसलिए मैं त्रिभुवन काका पटेल इनके नाम से जो सहकारी विद्यापीठ हो रहा है, वह सहकारी विद्यापीठ एक बड़ी स्टेप है विकसित भारत के लिए, एक नेशनल लीडर कोऑपरेटिव सेक्टर में निर्माण करने की स्टेप है। इसलिए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और सहकार मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। दोनों हमारे राज्य मंत्री मुरलीधर जी मोहोळ और सहकार मंत्री अमित जी शाह, इनका अभिनंदन करता हूं।
और विकसित भारत के लिए हम सब ग्रामीण इलाकों के युवा, महिला, गरीब लोग सहकार के माध्यम से भारत को समृद्ध बनाएंगे, यह संकल्प करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं भी आपको धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर फौजिया खान अनुपस्थित। श्री सतनाम सिंह संधू।